हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल जी सभी के। सब ठीक ठाक, सब बढ़िया है। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे एक एमसीक्यूज की सीरीज कर रहे हैं जो कि आपके अपकमिंग मई 2022 एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है। इस सीरीज में हम लोग कुछ चैप्टर्स कवर कर चुके हैं और आज हम लोग एक नया चैप्टर के एमसीक्यूज करने वाले हैं। लेकिन वो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ रिगार्डिंग द आइकॉनिक प्रोग्राम ऑफ अनअकैडमी। आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि अनअकैडमी के दो प्रोग्राम चलते हैं। एक प्रोग्राम का नाम तो है आइकॉनिक, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और दूसरा जो प्रोग्राम है उसका नाम है प्लस। तो प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दो अलग अलग प्रकार के सब्सक्रिप्शन हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज अ सुपीरियर सब्सक्रिप्शन जिसके अंदर आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, प्लस एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और मिलते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग प्लस की बात करते हैं तो प्लस के अंदर आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, ये सारे बेनिफिट्स हैं। इनके साथ साथ में आपको एक बेनिफिट और मिलता है जो कि आइकॉनिक वाले स्टूडेंट्स को मिलता है, और वो है पर्सनलाइज्ड कोचिंग, 1-to-1 मेंटरशिप। साथ साथ में डाउट सॉल्विंग ज़्यादा रैपिडली, ज़्यादा जल्दी किया जाता है। इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज अभी हाल फिलहाल में ही स्टार्ट किया गया है। आपको प्रिंटेड हार्ड कॉपी बुक्स की मिलती है। प्लस वालों को हार्ड कॉपी नहीं मिलती, प्लस वालों को सॉफ्ट कॉपीज दी जाती हैं, लेकिन हार्ड कॉपीज जो है वो आइकॉनिक वाले स्टूडेंट्स को दी जाती हैं। और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ 1-to-1 सेशन, और साथ साथ में डिस्कॉर्ड के ऊपर आपके लिए अलग से एक सर्वर जहां पे आपको और बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ साथ में ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने अभी कहा, आपका लाइफ मेंटरशिप है। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, जहाँ पे एक आपको मेंटोर प्रोवाइड कर दिया जाता है जो 1-to-1 आपकी हैंड होल्डिंग करके आपको आगे बढ़ाता है और आपके एग्जाम्स में आपको बहुत मदद मिलती है। इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज है फॉर मई 2022 के लिए आपके टेस्ट सीरीज का इवैल्यूएशन होगा। आपके जो टेस्ट होते हैं उसकी प्रॉपर चेकिंग करके आपको आपकी गलतियों के बारे में बताया जाएगा ताकि आप अपने मेन एग्जाम्स के लिए इम्प्रूव कर सकें। अगर आप आइकॉनिक प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं तो आई विल सजेस्ट यू टू गो विद आइकॉनिक प्रोग्राम फॉर 12 मंथ्स, दैट इज 1 ईयर का आइकॉनिक लीजिए, जिसकी फीस आती है 38,250। आपको इसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, और डिस्काउंट के लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा। मेरा कोड है CA जोहर। आप मेरा कोड CA जोहर यूज कीजिए और मेरा कोड यूज करके आप आइकॉनिक में ज्वाइन कीजिए। आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं और आप फाउंडेशन और इंटर का कॉम्बो लेना चाहते हैं आइकॉनिक में, वो भी अवेलेबल है। तो 24 मंथ्स का आप कॉम्बो लीजिए जिसकी कॉस्ट आती है 66,000 रुपीज़ की, और इसके अंदर अगेन आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है अगर आप मेरा कोड CA जोहर यूज करते हैं तो ये आपके पास एक छोटा सा अनाउंसमेंट था आज का। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का ये सीरीज। आइए ये वाला वीडियो देखते हैं एमसीक्यूज के लिए। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे बेटा, मैंने किताब के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट है और मैंने अब आपके साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने हैं। किताब के अंदर आपको यहाँ पे मिल रहा है MCQ पार्ट 1, और इसके अंदर क्वेश्चंस हैं। जल्दी जल्दी से देखते हैं, पढ़ते चलते हैं। पॉइंट 1, क्वेश्चन नंबर 1, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज। मेरे बेटा, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर इनकम इज पार्शली चार्जेबल टू टैक्स। आप ये नहीं बोले कि अब ये 100% एग्जेम्प्ट है, पार्शली टैक्सेबल है, क्योंकि वो इंटीग्रेशन का सिस्टम लगता है। इस वजह से एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर भी थोड़ा सा टैक्स चार्ज होता है। सेकंड, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इज। अगर इंडिया के बाहर से इनकम आ रही है, इट विल बी फुली चार्जेबल टू टैक्स। अभी 1 मिनट पहले मैंने आपको ये वाली बात दिखाई। द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इज गिवन अंडर। जो डेफिनेशन है वो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A में गिवन। तो ABC में कहीं नहीं है, D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर J हैज एग्रीकल्चर लैंड इन दिल्ली विच ही हैज सोल्ड एंड हैज अर्न लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ 10 लाख रुपए। मिस्टर J क्लेम्स इट टू बी हिज एग्रीकल्चर इनकम। गलत बात है। अगर आपको जमीन बेच के इनकम आ रही है
तो इट इज नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम, ही इज नॉट करेक्ट. इनकम विल बी द इनकम ऑफ कैपिटल गेन्स. क्वेश्चन नंबर 5. Mr. J has agricultural land in Delhi which he has sold and earned capital and has earned gains of 10 lakh रुपए. This will be his income from capital gains. ये उसकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है. This will be regarded as income of capital gains. क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं. Mr. J is employed in Madhya Pradesh Agriculture University getting salary of 20,000 rupees per month, and he claims that this is his agriculture income. State whether it is. याद रखिएगा, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में काम करके पढ़ा के पैसा कमा रहे हैं और वो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो आपकी इनकम इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम. इट विल बी टैक्सेबल एज इनकम ऑफ सैलरी. क्वेश्चन नंबर 7. A person is holding shares of ABC Limited, which is an Indian company, and the company is engaged in the agriculture operation. The person has received dividend of 12,000 रुपए and he claims it to be his agriculture income. Discuss whether it is. याद रखिएगा, डिविडेंड की इनकम is not an agriculture income. It will be fully taxable. It will be fully taxable. और टैक्सेबल करेंगे अंडर द चैप्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. क्वेश्चन नंबर 8. इफ एनी पर्सन अर्न्स इनकम फ्रॉम अलाइड एक्टिविटीज लाइक एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, फिशरी, देन इट इज टू बी कंसिडर्ड एज हिज इनकम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. इट इज नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम. क्वेश्चन नंबर 9. If any partner has received share of the profit from the partnership firm having income of agriculture activity, एक पार्टनरशिप फर्म की एग्रीकल्चर एक्टिविटी से इनकम आ रही है, उस पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर को प्रॉफिट का हिस्सा दिया, तो इट विल बी रिगार्डेड एज बिजनेस इनकम, बट इट विल बी एग्जेम्प्ट फॉर द पार्टनर अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A. क्वेश्चन नंबर 10. Income derived from building which is owned and occupied by the cultivator or the receiver of rent in kind shall be considered to be agriculture income. मेरे बेटा, यहां पे बिल्डिंग से हमारा मतलब है फार्म बिल्डिंग. यहां पे बिल्डिंग से मतलब है फार्म बिल्डिंग, और फार्म बिल्डिंग से आने वाली रेंटल इनकम टैक्सेबल होगा. नॉट इट विल बी रिगार्डेड एज एग्रीकल्चर इनकम और एग्जेम्प्ट रहेगा. तो आंसर इज ट्रू दैट यस इट इज एन एग्रीकल्चर इनकम. क्वेश्चन नंबर 11. इनकम विच इज डिराइव्ड फ्रॉम शुगर केन प्लांटेशन इन यूएस बट इज रिसीव्ड इन इंडिया शैल बी टैक्सेबल फॉर. मेरे बेटा याद रखिएगा, शुगर केन प्लांटेशन इन यूएसए, शुगर केन प्लांटेशन इन यूएसए रिसीव्ड इन इंडिया, तो एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया अभी अभी लिखवाया था, टैक्सेबल है. Received in India का मतलब हो गया that this is an Indian income, and this being an Indian income will be taxable in India as income from other sources, and it will be taxable for ROR, NOR, NR, सबके लिए आप ये taxable करेंगे. तो this is taxable as income of other sources for ROR, NOR, NR सबके लिए. ROR हो, NOR हो, NR हो, सबके लिए आप ये टैक्सेबल करेंगे. क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द एग्रीकल्चर इनकम? इनमें से कौन सी इनकम एग्रीकल्चर इनकम है? ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक, दैट इज योर एनिमल्स. एनिमल्स की इनकम इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम. लिख लो ये बात. हालांकि मैंने बोल तो दिया था, ये वाला पॉइंट लिख लो. ये जो आपने 10-11 पॉइंट लिखे थे ना, वहीं पे एक पॉइंट और ऐड कर दो. पॉइंट नंबर 12 बना देता हूं मैं. इनकम फ्रॉम एनिमल ब्रीडिंग, इनकम फ्रॉम एनिमल ब्रीडिंग. कुत्ते पालने का बिजनेस है, डॉग्स की मीटिंग करवा के डॉग्स, जो न्यू डॉग्स प्रोड्यूस होते हैं, उनको बाजार में बेच के पैसा कमाना, दैट इज काइंड ऑफ एनिमल ब्रीडिंग का काम. नॉट टू बी रिगार्डेड एज एग्रीकल्चर इनकम, नॉट टू बी एग्जेम्प्ट. It will be taxable as a business income.
12th का ये आगे देखिएगा, इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम. रेंट रिसीव फ्रॉम लैंड यूज फ्रॉम मूवी शूटिंग इज नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम. Rent received from land used for grazing of cattle required for agriculture activities. Yes, this is an agriculture income. Question number 13. Which of the following is a rural agriculture land assuming that crops are being cultivated on such land and the land is situated in? आपसे पूछ रहा है कि बताओ कौन सा रूरल एरिया होगा, कौन सा अर्बन एरिया होगा. मेरे बेटा याद रखिएगा, आपने डिस्टेंस चेक करना है हवा का, सड़क का डिस्टेंस नहीं देखना, एरियल डिस्टेंस आपने चेक करना है. यह बात आपको समझ आ गई है. दूसरी बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको डायग्राम्स के हिसाब से बताया 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 2 किलोमीटर. तो अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि 3 किलोमीटर तक उसकी जो जनसंख्या है, उसकी जो पॉपुलेशन है, वो सिर्फ 80,000 की है. और हमने पढ़ा अगर 6 किलोमीटर तक पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा हो, 10 लाख से कम हो, तब वो अर्बन एरिया है. अगर पॉपुलेशन 1 लाख से कम है तो दिस विल बिकम अ रूरल एरिया. सो दिस इज अ रूरल एरिया, दिस इज नॉट एन अर्बन एरिया. नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 14. एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट प्रोवाइडेड. एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट कर देंगे, लेकिन शर्त क्या है? लैंड इज एनीवेयर इन इंडिया. हाँ बिल्कुल ठीक है, यही पॉइंट है. लैंड पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी हो. लैंड इज सिचुएटेड इन रूरल एरिया. नहीं. लैंड इन द अर्बन एरिया. नहीं. लैंड इज सिचुएटेड वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. नहीं. तो करेक्ट आंसर है ए. 15th. If partnership firm earns agriculture income, then अगर पार्टनरशिप फर्म ने एग्रीकल्चर इनकम कमाया तो क्या होगा? इट विल बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. बिल्कुल ठीक बात है. इट विल बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ फर्म बट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर. नहीं, गलत बात है. इट विल बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ फर्म एज वेल एज इट्स पार्टनर्स. हाँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक है. इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ फर्म बट एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर. तो ये बात गलत है. तो दो बातें ठीक लग रही है, दो बातें गलत हैं. जब दो बातें आपकी ठीक हैं तो जो ज्यादा ठीक है वो मानो. तो ज्यादा ठीक क्या है? इट विल बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ फर्म एज वेल एज इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर. तो पॉइंट नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इफ द पार्टनरशिप फर्म अर्न्स एग्रीकल्चर इनकम देन. अगर पार्टनरशिप फर्म ने एग्रीकल्चर इनकम कमाई है तो आप क्या करेंगे? इफ पार्टनरशिप फर्म अर्न्स एग्रीकल्चर इनकम देन it will be exempt in the hands of firm as well as partners but would be included in the other income of partners for computation of the tax liability. Point number 2, it will be exempt in the hands of firm as well as partners but would be included in the other income of partners and for firm the computation of the tax liability. नहीं. तो भाई पॉइंट नंबर 2 तो गलत है. इनफैक्ट पॉइंट नंबर 1 अगर मैं देखूं तो क्या पॉइंट नंबर 1 ठीक है? इट वुड बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ फर्म एज वेल एज पार्टनर्स. ठीक है, बट इट वुड बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ पार्टनर्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी. मेरे ख्याल से तो भाई दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं. यस, आप मार्क कीजिएगा दैट बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. वन इज इनकरेक्ट, सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट. नहीं. क्वेश्चन 17. If a company declares dividends out of the agriculture income, then such dividend declared by the company shall be, ये वाला जो dividend होगा, it shall be taxable for shareholder. ये पैसा आप taxable करेंगे shareholder के लिए. तो भाई कहां पे है? It will be exempt in the hands of the company and it will be taxable in the hands of shareholder. क्वेश्चन नंबर 18 आता है हमारे पास. कहता है डिविडेंड रिसीव बाय द शेयर होल्डर फ्रॉम एन इंडियन कंपनी द होल ऑफ हुज इनकम कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम शैल बी ट्रीटेड एज. अगेन मेरे बेटा ध्यान रखिएगा, जो एग्रीकल्चर इनकम है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर शेयर होल्डर. आप उसे शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल करेंगे.
एग्रीकल्चर इनकम इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर एंड दस एग्जेम्प्ट, नहीं. एग्रीकल्चर इनकम एंड दस एग्जेम्प्ट बट इट विल बी सब्जेक्ट टू पार्शियल इंटीग्रेशन, नहीं. exempt under 1034 but taxable in the hands of company, नहीं. and the answer is D. तो मैंने आपको MCQs करवाए. इसी तरह पार्ट नंबर 2 के भी MCQs मैंने आपको दिए हुए हैं. जरा जल्दी से पार्ट नंबर 2 के MCQs पे आ रहे हैं. ये रहा पार्ट नंबर 2, ये रहा पार्ट नंबर 2. पार्ट नंबर 2 के MCQs पे आ गए हम लोग. पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1. The partial taxation of agriculture income is done in the case of, जो वो सिस्टम लगता है स्पेशल मेथड वाला, that is done in the case of individuals, that is done in the case of individual HUF and few other SSC if certain conditions are satisfied. आपको याद है कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन है 5,000 से ज्यादा की नेट एग्रीकल्चर इनकम. दूसरी कंडीशन है कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो. क्वेश्चन नंबर 2. देयर विल बी नो पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम इफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम डज नॉट एक्सीड, if non-agriculture income does not exceed basic exemption limit. Point number 3. There will be no partial integration if the agriculture income does not exceed. अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 या 5,000 से कम है, पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होगा. नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 4. An SSC has incurred 1 lakh rupees on the cultivation of agriculture produce. 50% of the produce has been sold for 1,10,000 rupees and balance 50% has been used for the SSC for self consumption. मेरे बेटा जो सेल्फ कंजम्पशन है आप उसको तो काउंट नहीं करोगे. जब आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो सेल्फ कंजम्पशन वाला तो काउंट नहीं करोगे. तो जो 50% वाला है उसकी कैलकुलेशन करते हैं. उसको बेचा है, सोल्ड है 1,10,000 रुपए का, और इस 50% की कॉस्ट क्या है? इस 50% की कॉस्ट होगी 50% ऑफ 1,00,000 दैट इज 50,000. लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 60,000 रुपए. सो दिस इज 60,000. क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 5. द कंसेप्ट ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज एप्लीकेबल टू. जब इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट लगाना है देन इट इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. तो आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 6. द प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड बिजनेस, द प्रोपोर्शन दैट इज परसेंटेज की बात हो रही है यहां पे. The proportion of agriculture and business income in case of income which is derived from sale of coffee grown and cured by the SSC in India shall be. याद रखना ग्राउंडिंग नहीं लिखा हुआ. दैट मीन्स ये सीड्स बेच रहा है या फिर ये जिसे हम लोग बोलते हैं वो दाने, क्या मैं वर्ड मिस कर रहा हूं, पाउडर नहीं बेच रहा. ये पाउडर नहीं बेच रहा, इस वजह से परसेंटेज विल बी 75% एंड 25%. द proportion of agriculture and business income in case of income which is derived by the SSC from growing of tea leaves in India and the manufacturing of tea shall be. तो रूल नंबर 8 आप अप्लाई करेंगे जिसमें 60-40 का परसेंटेज दिया हुआ है. यू विल अप्लाई रूल नंबर 8, 60-40 का परसेंटेज है. Next, in case of an individual age 61 years, the partial integration of agriculture income is done if net agriculture income exceeds 5,000, non-agriculture income exceeds 3 लाख. बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि उसकी उम्र 61 साल की है, इस वजह से 3 लाख वाला स्लैब लगेगा. तो स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट. Both statements are correct. Answer is B. Answer is B. Both statements are correct. Next आइए क्वेश्चन नंबर 9. If SSC is engaged in the business of growing and manufacturing tea in India, then agriculture income in that case will be
सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम पूछ रहा है, दैट विल बी 60%. 10th, if SSC is engaged in the business or manufacturing of tea, income, such income shall be. तो बिजनेस के बारे में बात कर रहा है, बिजनेस की इनकम कितनी होगी? 60% shall be, 40% shall be taxable as business income, 60% will be exempt. So my answer is C. 11th, if SSC is engaged in the business of manufacturing of rubber, agriculture income shall be. रबर के केस में हमारे पास रेशियो आता है 65 and 35 का, तो माय आंसर विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 12, if the SSC is engaged in the business of growing and curing of coffee, the agriculture income in that case will be. अगेन मेरे बेटा ध्यान देना, ग्राइंडिंग नहीं है, पाउडर नहीं है, तो यहां पे हमारे पास जो आंसर होगा दैट विल बी 75%. 12th का आंसर होगा 75%. 13th, if SSC is employed in the business of growing, curing, roasting and grounding लिख दिया, तो कॉफी को पीसने का काम भी है. तो ऐसी सिचुएशन में अब आप क्या करेंगे मेरे बेटा, ध्यान रखिएगा, ऐसी सिचुएशन में 60-40 का रेशियो लगता है, तो 40% विल बी द बिजनेस इनकम, 60% विल बी द एग्रीकल्चर इनकम. क्वेश्चन नंबर 14, if an SSC uses its own agriculture produce for the purposes of manufacturing certain products other than tea, coffee and rubber, the cost of such agriculture produce for the purpose of computation business income of the manufacturing shall be. तो सीधी सी बात, आपको मैंने कल भी बताया था, सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट लगाओ. बिजनेसमैन का जो सेल प्राइस है वो बिजनेस के लिए कॉस्ट बन जाता है. बिजनेसमैन अगर बाजार में बेचता तो कितने का बेचता? अगर वो बाजार में बेचता तो मार्केट वैल्यू पे बेचता. इस वजह से मार्केट वैल्यू बिकम्स द एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम द point of view of the farmer, and that market value becomes the cost of the raw material from the point of view of the business. 15th, if an SSC uses agriculture produce grown by him for his own consumption, then अपना प्रोडक्ट उगाया और खुद उसे कंज्यूम कर लिया, तो कोई इनकम ही नहीं है भाई, कोई इनकम ही नहीं है. नथिंग शैल बी ट्रीटेड एज हिज एग्रीकल्चर इनकम, ना तो एग्रीकल्चर इनकम ना बिजनेस इनकम. क्वेश्चन नंबर 16, द पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज डन इन द केस ऑफ. पार्शियल इंटीग्रेशन होगा कौन से केस में? एसएससी अदर देन दोज हु आर लेबर फॉर फ्लैट टैक्स, बिल्कुल ठीक बात है. इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये भी ठीक है. तो इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 17, द पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इज डन टू कंप्यूट टैक्स ऑन. इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लगाते हैं टू अप्लाई द टैक्स ऑन द एग्रीकल्चर इनकम. एंड देन द लास्ट वन, income derived from rubber plantation in Singapore but received in India shall be treated as. rubber plantation in Singapore, तो rubber plantation सिंगापुर में है, इंडिया में अगर आप उसको लेके आ रहे हैं तो फिर that will be not an agriculture income but it will be a normal income which will be taxable in India. So this will be B, agriculture income but taxable under the head of income from other sources. आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, बड़ी हैरानगी की बात है, पूरे वर्ल्ड के अंदर सिंगापुर एक अकेला ऐसा देश है जहां पे कोई खेत नहीं है. एक भी खेत नहीं है पूरे देश में. छोटा सा तो देश है. जितना बड़ा दिल्ली शहर है, दिल्ली शहर से छोटा, हाँ ठीक कह रहा हूं मैं, दिल्ली शहर से छोटा सिंगापुर है और पूरे सिंगापुर में एक भी खेत नहीं है. दिस इज द कंपनी विच इज 100% अर्बनाइज्ड कंट्री. नो खेत खलियान.
ऐसे सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश है जो कि सबसे बड़ा है जहां पे नदी नहीं है। ऐसा कोई भी देश जो बड़ा है लेकिन उसके अंदर एक भी नदी नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल रिवर, दैट इज सऊदी अरेबिया। चलिए वापस आते हैं एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। जैसे मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था एग्जाम के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो मैंने मई 2018 का 6 नंबर का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर दिया था पहले। इसके नीचे मई 18 का 6 नंबर का एक और क्वेश्चन है, वो भी डिस्कस कर दिया था। लो जी, मई 17 का क्वेश्चन देखिएगा। मई 17 का क्वेश्चन है जो कि आरटीपी नवंबर 2020 का जो आरटीपी था उसके अंदर आया था। एग्जामिनर कहता है डिस्कस विद ब्रीफ रीजन whether the following can be regarded as agriculture income as per the provisions of Income Tax Act 61। क्या आप इनको एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे? पहला, रेंट रिसीव फॉर लेटिंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड फॉर मूवी शूटिंग्स, तो आंसर इज नो, इट इज नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम। सेकेंड, income received from sale of seedlings in a nursery adjacent to the agriculture land owned by the SSC, seedlings बेचे हैं नर्सरी में, यहां से आने वाली इनकम इज ऑलवेज टू बी रिगार्डेड एज एन एग्रीकल्चर इनकम। देन नवंबर 16 का क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपके साथ कर चुका था, कमल वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था। एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हाँ ये क्वेश्चन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को अभी पेंडिंग रखें, आप इसे भी सॉल्व मत करने से पेंडिंग रखना। कुछ दिनों में हम लोग चैप्टर करेंगे बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन का चैप्टर जब होगा उसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन करना, उस तब तक मत करना, बिजनेस एंड प्रोफेशन के बाद करना। देन हमारे पास जून 2009 का 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। एग्जामिनर ने पूछा वेदर इनकम डिराइव फ्रॉम सैपलिंग्स और सीडलिंग्स ग्रोन इन द नर्सरी इज टैक्सेबल। आंसर इज नो, इट इज टू बी रिगार्डेड एज एन इनकम एंड इट विल बी फुल एग्रीकल्चर इनकम एंड इट विल बी फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। और मई 2007 का एक क्वेश्चन था, वो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। कुछ और एग्जाम के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फटाफट वो देख लो। मई 2004 में एक क्वेश्चन पूछा गया था थ्योरी का। एग्जामिनर कहता है एक्सप्लेन द एग्रीगेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस। तो वो जो 3 स्टेप्स थे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम, फिर दूसरे स्टेप में एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, स्टेप 3 में 1 में से 2 लेस कर देना, वो आपने पूरा लिख के आना है। फिर एग्जामिनर ने पूछा मई 2003 में डिस्कस इश्यूज विच आर रिलेटेड टू फार्म बिल्डिंग विच इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। तो फार्म बिल्डिंग से रिलेटेड आपने सारी बातें लिख के आनी है कि फार्म बिल्डिंग जो है वो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर हो या उसके विसिनिटी में हो। फार्म बिल्डिंग को यूज किया जाए एज ए स्टोर हाउस या एज ए ड्वेलिंग हाउस। फार्म बिल्डिंग एक ऐसी जमीन के ऊपर बनी हो जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती हो लोकल टैक्स, अगर नहीं तो फिर वो अर्बन एरिया में नहीं होनी चाहिए। ये जो कंडीशंस मैंने आपको लिखवाई थी वो आपने लिख के आनी है। यही कंडीशंस आपने अगले क्वेश्चन में भी लिखनी है, जहां पे अगेन फार्म बिल्डिंग के बारे में पूछा गया आपसे। और फिर मई 2001 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया 5 नंबर का। एग्जामिनर कहता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू लेवे द टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम वेस्ट्स इन द स्टेट्स। वेस्ट्स इन द स्टेट्स का मतलब होता है that power is in the hands of the state governments. However, the parliament has also levied tax on such income. Explain how this has been achieved. तो basically आपने यहाँ पे वो partial integration वाला concept लिख के आना है। Step 1, Step 2, Step 3 आपने लिख के आना है। अगर आप वो लिखेंगे तो आपका आराम से इसके अंदर नंबर आपको मिल जाएंगे। लो मेरे बेटा, तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। सब कुछ करवा दिया, थ्योरी लिखवा दी, प्रैक्टिकल करवा दिया, एग्जाम के क्वेश्चंस करवा दिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवा दिए। भगवान से डर के बोल रहा हूं, इतना कंप्रिहेंसिव किसी भी जगह नहीं करवाया जाता है। इतनी डिटेल्स, इतनी कंप्रिहेंसिवली, इतने क्वेश्चंस, इतने एमसीक्यूज किसी क्लास में नहीं करवाए जाते।
आज के लिए हम लोग यहां तक करेंगे। रिवाइज कीजिएगा अच्छे से आप लोग। वंस यू हैव रिवाइज द होल चैप्टर, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी दिक्कत होती है तो नेवर एवर फील शाय टू गिव मी अ कॉल। नेक्स्ट क्लास के अंदर विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट टाइम, बाय बाय फ्रॉम माय साइड। एंजॉय योरसेल्फ, लव यू ऑल, हैप्पी लर्निंग।